चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए सो दैट कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट के सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, बिकॉज हम डायरेक्ट इसके जो हैं वो फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट हम लिखने हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पहले वो मेंशन करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे इसके जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला हमने यहाँ पे फैक्टर लिया है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नाउ सी गाइस, देखिए जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, आप लोगों को पता है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस होता है। एक किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल जो है पोजीशन, दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो गाइस देखिए हम लोगों ने इसमें क्या लिखना है, अब हम बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, विच मीन्स कि यहाँ पर हम किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम पूरे नेशन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसे चल रही हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू कोरोना, आप लोगों को पता है जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड, उन सब की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जो है वो इस टाइम उसके ऊपर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट जो है इसका पड़ा है। सो ये सभी जो है वो अगर हम स्टडी करें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी के अंदर आता है, राइट। सो देखिए इसमें हमने और क्या प्रेजेंट करना है, द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑलमोस्ट all business enterprise. Thus international economic environment can be defined as the global factors that are outside of the control of individual organization but that can affect the way that business operate। देखिए वही चीज़ मेंशन किया है यहाँ पर भी कि जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो हमारा किसी भी इंडिविजुअल फर्म है या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर काफ़ी पड़ता है, राइट। अब देखते हैं हम आगे। फर्दर मोर इकोनॉमिक कंडीशन आर सम टोटल ऑफ मैनी फैक्टर्स दैट कैन ग्रेटली अफेक्ट अ बिजनेस। सच फैक्टर्स इंक्लूड, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तो वो दैट आर जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की कैसी चल रही है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन रेट्स, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सभी उस कंट्री के अंदर कैसे चल रही है। तो हम लोग जब इन सब की स्टडी करेंगे तब हम वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है स्टडी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है ये आपका 5 मार्क का भी बन जाता है कि एक्सप्लेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन या इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में 5 मार्क्स का भी बन सकता है, 10 मार्क्स का भी बन सकता है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो ये PDF फाइल यहाँ पे की है, बनाई है, तो इसके अंदर PDF फाइल के अंदर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी सारा कवर कर दिया इसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन गैट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ना गाइज, ये एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन जरूर बनता है, और आप लोग देखेंगे एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन जो है वो बनेगा, जरूर आएगा। सो आप लोगों की जो है इस PDF की जो फाइल जो है इससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी, इसलिए मैंने ये बिल्कुल सिंपलनेस टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर ये टॉपिक जो है कवर किए है। एंड ये PDF फाइल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मेरे फेसबुक पर मेरा ग्रुप है, ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगा उसका जो लिंक है, तो आप लोग वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर मैं इसके PDF फाइल के जो भी मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स होंगे उन सबकी जो PDF फाइल्स होंगे वो मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगेगी। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, पहले पूरा आप मेरे नोट्स देखिए, आप लोगों को खुद पता लगेगा कि मैंने कितना एफर्ट किया आप लोगों के लिए सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट एंड बेस्ट नोट जो आप लोगों के बनवाने के लिए। सो लेट्स सी गाइज, पहले हम चेक करते हैं पूरी वीडियो। देखिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एंड नोट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सो गाइस देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर देखिए हम लोगों ने क्या लिखना है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन January 1, 1995
It is the embodiment of the Uruguay round result and the successor to GATT 76 government become member of the World Trade Organization on its फर्स्ट डे। देखिए गाइस क्या लिखा है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, एंड इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द उरुग्वे राउंड रिजल्ट एंड द सक्सेसर टू जेट। तो फुल फॉर्म है दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। एंड गाइस इसके ऊपर भी काफ़ी जो टॉपिक आता है ये भी मैंने अभी नेक्स्ट पॉइंट में कवर किया है, गैट को भी हम कवर करेंगे। इसके बाद हम देखिए क्या लिखा है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश हुआ तो इससे जैसे ही एस्टेब्लिश हुआ था इसके फर्स्ट डे ही ये जैसे ही एस्टेब्लिश हुआ तो फर्स्ट डे ही वहाँ पे 76 गवर्नमेंट जो इसकी मेंबर जो हैं वो बन गई थी। एंड इट हैज़ नाउ करंटली 146 मेंबर एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, इंडिया जो है वो इनका फाउंडर मेंबर है। एंड इट हैज़ अ लीगल स्टेटस एंड एंजॉय प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑन द सेम फुटिंग एज द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। इट इज़ कम्पोज ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड द जनरल काउंसिल। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज एंड जनरल काउंसिल जो इसके अंदर आ जाती हैं। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाइएस्ट बॉडी एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो गाइज वो क्या बोल रही हैं कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली क्या होता है, इट इज़ कम्पोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर। ऑफ ऑल द मेंबर मीन्स ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो सभी मेंबर्स आ जाते हैं। सभी मेंबर्स मीन्स जो भी जितनी भी जो ऊपर गवर्नमेंट है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट डे वहाँ पे कितनी गवर्नमेंट्स जो थी वहाँ पे उसके वहाँ पे उसकी मेंबर बन गई थी 76 गवर्नमेंट। तो मीन डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इनके जो मेंबर्स बनते तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो सभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के जो अंडर आते हैं, राइट। तो वो इसी लिखा है, इट इज़ कम्पोज ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज एंड जनरल काउंसिल। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट बॉडी, इट इज़ कम्पोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, वो सभी रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं उन सभी मेंबर्स के, मीन्स उन सभी गवर्नमेंट्स के, राइट। सो द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो एक एग्जीक्यूटिव होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है यही मीडिया सभी डिसीजन जो होती हैं वो यही जो है वो लेती हैं। एंड जो इसकी मीटिंग होती है, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट्स एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर, और ये एटलीस्ट कम से कम 2 सालों के बाद या 2 सालों के बीच एक बार तो है वो जरूर होती है, राइट। ये तो गाइस इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये जो मैंने येलो कलर से जो इसकी बैकग्राउंड लिया वो इसलिए लिया कि आप लोगों ने जब हम यहाँ फैक्टर्स फैक्टिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट कर रहे हैं फॉर 20 मार्क्स, जो हम स्टार्टिंग से मीन्स जब इसके अंदर जो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर आप लोगों ने ज़्यादा फालतू नहीं लिखना है। तो मैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको जो मैंने ये वीडियोज़ हमारा थर्ड पार्ट जो वीडियो को चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे जो मैंने येलो कलर से ये मार्क किया हुआ है, राइट, हाईलाइट जो सारा किया हुआ है। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर हम ये चीज़ लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो चीज़ें हैं जब आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो हम उसके अंदर लिखेंगे, जो आप लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हो। PDF फाइल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। बट गैस स्टिल अगर इनकेस आपको डाउट होंगे इसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, तो अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसके लिए भी आपकी सेपरेट वीडियो जो है वो भी बना दूंगा, ठीक है। बट गाइज अल्टीमेट मोटिव यही है कि आप लोग एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करें। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए गाइज क्या लिखा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करता है, ये फैसिलिटेट करता है, ये हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी कंट्रीज़ के बीच आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको ये मैनेज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। कौन से एग्रीमेंट, जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ना। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो भी एग्रीमेंट हम 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच जो भी एग्रीमेंट होते हैं रिलेटेड टू गुड्स या कोई भी एग्रीमेंट होते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग, तो वो सब के सबको ये मैनेज करते हैं बहुत अच्छे से, तो वो मल्टीलेटरल होता है। इसी तरह से एक मल्टीलेटरल देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। सो प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, बेसिकली जो वो भी 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच जो होते हैं एग्रीमेंट उसको प्लूरीलेटरल बोलते हैं। बट बेसिकली जो प्लूरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं
वो कम कंट्रीज़ के बीच होते हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टीलेटरल। Now guys, third point is it provides the forum for negotiation among its members concerning their multilateral trade relation in matters relating to the agreement and a framework for the implementation of the result of such negotiation as decided by the ministerial conference। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच आपस में कुछ वो अगर डिस्कशन हुई है, कोई भी ट्रेड रिलेशनशिप या कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी जो एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको कौन डिसाइड करता है? मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस होती है वो डिसाइड करती है, और वो उसको पूरे का पूरे जो वो जो एग्रीमेंट हुआ उसको वो पूरे को एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है, राइट। नेक्स्ट वन इज गाइस, फोर्थ वन इज इट एडमिनिस्टर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोई भी जो उन्होंने कोई एग्रीमेंट उन्होंने बनाया किसी दो कंट्रीज ने, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, एंड इनकेस उसके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, कोई एक कंट्री गड़बड़ कर रही है, तो उसको भी ये सभी जो सेटलमेंट है वो यही करता है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेटल करता है। नेक्स्ट वन इज गाइस इट कोऑपरेट्स विद IMF। ठीक है, तो ये IMF के साथ साथ चलते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ चलते हैं, एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसीज विद द व्यू टू अचीविंग ग्रेटर कोहेरेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये सबके साथ मिलकर चलते हैं, सो दैट जो ग्लोबल हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गैट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गाइस इसका जो सेपरेट टॉपिक बनता है या क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का बनता है, सो ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको खुद करेंगे। इनकेस स्टिल डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एंड आई विल मेक वीडियो फॉर यू। सो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये मेरी वीडियोज़। गाइज मेरे को गाइज इन रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आप लोगों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू कमेंट। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करें, एंड इनकेस आपकी कोई सजेशन है तो वो दें। एंड गाइज कमेंट के लिए मैं इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को भी पता लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। मैं आप लोगों के लिए जो इतना एफर्ट कर रहा हूँ, जो ये डाटा इतना आप लोगों के लिए सर्च करके आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ, सो आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। एंड बस मेरे को उसका रिटर्न जो मेरे को फीडबैक मेरे को आप लोगों से चाहिए कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, और इसको गैट बोलते हैं, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस इज अ ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच एंटर्ड इनटू फोर्स इन जनवरी 1995 एज अ रिजल्ट ऑफ द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन। तो गाइज ये जो स्टार्ट हुआ था जनवरी 1995 के भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गैट के, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? गैट की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी ना, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, राइट। नेक्स्ट गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेट क्या है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गेट वाज टू एक्सपेंड इंटरनेशनल ट्रेड बाय लिबरलाइजिंग सो एज टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। अब इसके और जो और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये हैं, मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव तो उसने क्या बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो लिबरलाइज हो जाए, मीन्स उसके बीच ज़्यादा जो है वो कंडीशंस ना रहें लोग कंट्रीज़ के बीच आपस में। एंड बाकी जो उसके हैं दैट इज़ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं सभी ऑल ओवर कंट्रीज़ का और पूरे वर्ल्ड। सो इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, लार्ज एंड स्टेडी ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, डेवलपिंग फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं गैट के। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये है कि प्रोडक्शन हमारी और एक्सपेंड हो जाए इंटरनेशनल ट्रेड की, एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा एक्सपर्ट हो, रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स एंड फ्री ट्रेड। ठीक है, जो हमारा मेन है दैट इज़ टैरिफ बैरियर, तभी वो लिबरलाइज के अंदर यही होता है ना कि जो भी टैरिफ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो टैरिफ है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही नलीफाई हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ वन इज़ यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ये क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNCTAD. The UNCTAD was established as a permanent organ of General Assembly of the United Nations. However, it has its own subsidiary bodies and also a full-time secretariat to serve it. It has a permanent organ called Trade and Development Board एज द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो गाइज वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो काम करते हैं बेसिकली इनका एक जो मेन जो इनका कंपोनेंट है या जो इनका मेन जो इसके अंदर जिसके साथ ये काम करते हैं जो इनका मेन बोर्ड है दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जो इनका मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एंड द बोर्ड फंक्शन बिटवीन द प्लेनरी सेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस इट मीट्स ट्वाइस। उनके ये जो काम करते हैं बेसिकली मीटिंग के अंदर जो डिसीजन लेते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके थ्रू ये काम करते हैं। एंड इट्स मीट
जो इनकी मीटिंग होती है ट्वाइस होती है एनुअली, एक साल में 2 बार होती है। एंड इट इज़ कंपोज ऑफ 55 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उनके अंदर 55 मेंबर्स होते हैं। द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड हैव 4 सब्सिडरी ऑर्गेन्स टू असिस्ट इट्स इन इट्स फंक्शन। तो इनके जो 4 सब्सिडरी जो ऑर्गेन्स इन्होंने बताए हैं, जो सबसे ज़्यादा मीन जो इनकी कमेटीज़ जो इनकी बनी हुई हैं, उनकी कमेटीज़ कौन सी हैं? द कमेटी ऑन कमोडिटीज़, द कमेटी ऑन मैन्युफैक्चरर्स, द कमेटी ऑन शिपिंग एंड द कमेटी ऑन इनविजिबल आइटम्स एंड फाइनेंसिंग रिलेटेड टू ट्रेड। सो जनरली दीज कमेटीज़ मीट एनुअली। इनकी जो मीटिंग है, इनकी ये जो कमेटीज़ हैं, इनकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली होती हैं। हाउएवर दे मे बी कॉल्ड इन स्पेशल सेशन टू कंसीडर अर्जेंट मैटर्स। तो वो अगर उनको कुछ अर्जेंट हो तो वो मीटिंग जो है वो किसी भी टाइम जो है वो कर सकते हैं, राइट। सो गाइज ये सब कुछ था। उसके बाद गाइज हम इसका जो हमने लिखना है यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़, बाकी आप लोगों को जो है अगर इनकेस ये 5 मार्क्स और इनकेस 10 मार्क्स का था तो बाकी चीज़ आप तब लिखोगे, 5 मार्क्स के लिए भी सफिशेंट है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। दैन इसकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या है UNCTAD की? द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ UNCTAD आर एज फॉलो: द रिसर्च एंड सपोर्ट इन कनेक्शन विद द नेगोशिएशन ऑफ द कमोडिटी एग्रीमेंट्स, राइट। एक तो रिसर्च करते हैं इनके नेगोशिएशन ऑफ जो भी नेगोशिएशन हुई है, जो भी वो डिस्कशन हुई है कमोडिटी एग्रीमेंट्स के बीच, तो वो रिसर्च एंड सपोर्ट करते हैं। मीन्स वो अपने सजेशन रखते हैं वहाँ पे कि और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टेक्निकल एलेबोरेशन ऑफ द न्यू ट्रेड स्कीम सच एज न्यू इम्पोर्ट प्रेफरेंस सिस्टम, राइट। तो टेक्निकल एलेबोरेशन भी देते हैं न्यू ट्रेड स्कीम सच एज न्यू इम्पोर्ट प्रेफरेंस सिस्टम। तो मीन्स वो न्यू जो पॉलिसीज हैं वो डेफिनेटली वो वहाँ पे जो है वो इम्पोज करने की ट्राई करते हैं। वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। तो कई तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी वो चलाते हैं ताकि वो हेल्प करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड, ताकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका वो ट्रेडिंग और जो कैपिटल फ्लो है उनके बीच ज़्यादा हो सके, राइट। सो गाइस लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट। नाउ सी इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट में हमारे पास क्या आएगा? इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट आर द इंटर गवर्नमेंटल अरेंजमेंट कंसर्निंग द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्टेन प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ना गाइस देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। एंड बेसिकली इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट जो हम करते हैं बेसिकली ये इसलिए था कि कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, वो कभी भी होर्डिंग ना करे कि मीन्स एक कंट्री के पास नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा और वहाँ पर जो उन्होंने एग्रीकल्चर या कोई भी जो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके उन्होंने क्या करा कि होर्डिंग कर ली उन प्रोडक्ट्स की और बाद में क्या किया कि दूसरी कंट्रीज़ को उस चीज़ को वो महंगे रेट पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए ये इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट है, वो वही सब कुछ लिखा है यहाँ पे। सो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज विच हैव एम्बार्क्ड अपॉन ambitious development programs are in need of large foreign exchange resources to finance some of their development requirement like capital goods import, but they have been facing the important problem of wide fluctuation in the export prices of the primary goods, that is agriculture products and mineral, which form a major part of their total export, right। so वही सब कुछ यहाँ पे mention है। so apart from making the export earnings unstable, it has also been causing a deterioration in their terms of trade, hence there has been a growing demand for adopting stabilization। तो इस पर से कहते हैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डिमांड होती है किस चीज़ की कि एक ऐसी पॉलिसी हम अडॉप्ट करें कि जिससे एक स्टेबलेशन रहे, प्राइसेस की एक स्टेबलेशन बनी रहे कि कोई भी कंट्री जो अपने प्रोडक्ट्स का ओवर प्राइस चार्ज ना करे दूसरी कंट्री को जब वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्पेशली द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। So international commodity agreement, it is believed that can help in stabilizing price of the respective commodity. So guys, this was your global environment या factors affecting global environment। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसके PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।